चलिए हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पर। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जो है आपसे पूछे जाते हैं, उसी तरह के प्रश्न को हम लेकर आए हुए हैं आप सभी के सामने। तो आप प्रश्न को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, प्रश्न को आराम से देखिए। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और चीजों को जो है हम लोग प्रयास करेंगे अच्छा करने का। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में रखिए। पहला लिखा है गदर पार्टी, दूसरा लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और चौथा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HSRA कहते हैं। ठीक है। अब ये चार ऑप्शन दिया है, जिसमें से पहला दिया है 1 2 4 3, सेकेंड ऑप्शन है 2 1 3 4, थर्ड है 3 4 2 1 एंड फोर्थ है 4 3 1 2। ये आपके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो आपका सही है। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है, तो अगर गदर पार्टी जानते हैं, गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। 1913 में की गई थी। तो ये हो जाएगा 1913, 1913 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 2000, चूंकि 25 में 100 साल कंप्लीट हुए, तो जाहिर सी बात है जो इसकी स्थापना की गई थी 17 अक्टूबर 1925 को की गई थी। 17 अक्टूबर 1925 को किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात अगर हम करें, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था, 1934 में किया गया था। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है, जिसे हम कहते हैं HSRA, तो पहले इसका नाम यचारे था। पहले नाम क्या था? पूर्व में था यचारे, और बाद में यचारे हुआ 1924 में, लेकिन HSRA हुआ 1928 में हो गया था। तो जाहिर सी बात है ये कब हो जाएगा? 1928 में हो जाएगा। अब बताइए सबसे पहले कौन बना? तो सबसे पहला हुआ गदर पार्टी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी कि 1 2 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किस में दिया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और यही इसका सही जवाब होगा और यही क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ दिया है। तो इस तरह के प्रश्न आजकल खास करके यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आपसे सिर्फ व्यवस्थित करने का पूछ देता है कि भाई आप व्यवस्थित करके बता दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट CPI भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और RSS की भी स्थापना जो है 2025 में 100 साल RSS के भी कंप्लीट हुए हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने उठाया भी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आप देखें तो इस प्रश्न को भी अगर ध्यान से हम लोग देखें, तो हम लोग प्रश्न को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, और बड़ा है, बड़ा देख लीजिए। ये प्रश्न जो है, चलिए प्रश्न को हम करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही का चयन कीजिए। पहला है वेवेल योजना की घोषणा, दूसरा है मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, चौथा है क्रिप्स मिशन का आगमन। पहला करा है सेकेंड फोर थर्ड वन, बी करा है 1 4 2 3, सी करा है 4 3 2 1 एंड डी करा है 4 1 3 2। ये आपसे दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप जानते हैं क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था 23 मार्च 1942 को। तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन हो जाएगा। इसके बाद कौन आया था? वेवेल योजना। वेवेल योजना कब आई थी? 1945 में आई थी। तो वेवेल योजना 14 जून 1945 को आई थी। उसके बाद कौन सा होता? मुस्लिम कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई थी? 1946 में, याद रखना। तो कैबिनेट मिशन तो 1946 में हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन कब आया था ये अगर आपसे डेट पूछे तो 19 फरवरी, देखिए 19 फेब को आया था। और मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946। अब बताइए इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। 4 के बाद कौन आएगा? 4 के बाद आएगा फर्स्ट आएगा। फर्स्ट के बाद इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? थर्ड आएगा। और उसके बाद सेकंड आएगा, यानी कि 4 1 3 2। 4 1 3 2 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे उठा के प्रश्न में पूछा गया है। खास करके नेट की परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
तीसरा प्रश्न भी ध्यान से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें से जो है कौन सा सत्ता का जो स्टेटमेंट दे दिया गया है कि सत्ता का जो लालच है, ये क्वेश्चन पूछा कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा? माइकल ब्रिजर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या माउंटबेटन ने कहा? ये आपसे प्रश्न तीसरा पूछा जा रहा है और तीसरे का सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग बताइए। ये स्टेटमेंट है, बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है 14 मार्च 1925 को जो है, जो माइकल जो ब्रेचर हैं, ब्रिचर जिसे कहा जाता है, कनाडा की चूंकि रॉयल सोसाइटी के ये सदस्य थे, याद रखिएगा 1925 में इनका जन्म हुआ था और ये कनाडा के रॉयल सोसाइटी के क्या थे? ये एक सदस्य थे जिन्होंने 1959 में नेहरू जी को एक राजनीतिक जीवनी पुस्तक में यह आरोप लगाया था कि सत्ता का लालच में किसके ऊपर कहा गया था? तो ये बेसिकली ये किसने कहा था? तो ये माइकल ब्रीचर ने कहा था। किसने कहा था? तो माइकल ब्रीचर ने किसके ऊपर एक किताब लिखी थी? तो वो नेहरू जी के ऊपर लिखी थी और नेहरू जी की जो पुस्तक में यह आरोप लगाया गया था कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकारने का एक कारण था। और नेहरू की इस जो जीवनी में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू की भागीदारी कैसी रही और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्ष की राजनीति के 40 वर्षों में भारत के राजनीतिक इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा किसके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न भी बड़े आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मैं प्रश्न को और बड़ा कर दे रहा हूं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और इस तरह के प्रश्नों को जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? मतलब स्थापना नहीं थी। पहला, भारतीय मुसलमानों में स्वर इस्लामवाद की विचारधारा को प्रवर्तित करना। दूसरा है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों व हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना। तीसरा है भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना। और चौथा है कि अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। और आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट आपसे हाँ या ना में प्रश्न पूछ रहा है कि भाई हाँ में या तो कोई सही होगा या तो ना में सही होगा, इस प्रश्न में पूछ रहा है नहीं होगा। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तो ऑल इंडिया जो है मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, 1906 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां पर हुआ था तो ढाका में। और किसका नाम आता है? तो इसका नाम आता है जिनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई थी। किसमें? नवाब सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुआ था। और इस बैठक में क्या हुआ? बेसिकली जब बैठक आयोजित होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात होगी। तो बैठक आयोजित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते? वकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिए, प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क। याद रखिएगा इसके प्रथम क्या थे? वो अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था कि भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रवर्तित करना नहीं था। याद रखिएगा। और यहां पर लिखा है प्रवर्तित करना, चूंकि प्रवर्तित करना नहीं था। बाकी सब कुछ सही है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों व हितों के ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना, यह भी सही है। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को, यह भी सही है। और अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों के किसी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना, यह भी सही है। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए इसका गलत जवाब है। और यही क्वेश्चन आपसे उठा के ये चौथा प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। इस तरह के प्रश्न में जब भी प्रश्न आए तो आप चीजों को याद आप सभी को रखना है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी दिया हुआ है। इस पांचवें प्रश्न को देखें। और पांचवा प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो प्रश्न को बड़े इजीली तरीके से टैकल आप कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? पहला, इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना। दूसरा है विक्रम संवत का आरंभ। तीसरा है चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चौथा है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब आप ये से प्रश्न पूछ दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी इस देश में।
अगर इस तरह से भी नहीं आप इसको पता हो, तो आप जानते हैं कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। ये तो है, बिल्कुल है। विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व से हुआ, ये भी जानते हैं, 57 ईसा पूर्व से, ये भी है, ये भी प्रथम सदी है। तो बी और डी तो नहीं होंगे। इंडो ग्रीक की अगर बात करें तो इंडो ग्रीक की स्थापना 183 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 183 ईसा पूर्व में हुई थी। तो जाहिर सी बात है, बचा कौन सा? तो गलत कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्योंकि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा में लगभग इसे माना जाता है, और यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, जिसका नाम था कनिष्क। याद रखते हैं, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे महान शासक शासक जिसका नाम क्या था? कनिष्क था। याद रखिएगा, कनिष्क को 78, याद रखिएगा 78 में किया गया था। 78 यानी याद रखिएगा ईशा में लगभग में इसे माना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी के कुंडल वन, कश्मीर में चतुर्थ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन गलत। बाकी ए भी सही था, बी भी सही था और डी भी सही था। क्लियर है? जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो कम से कम जो है ये बताने की स्थिति में आप लोग रहें कि इसका गलत क्या है, इसका सही क्या है, ये सब प्रश्न आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ प्रश्न में बस कुछ नहीं है, बस आपको घुमाया जा रहा है प्रश्न में, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को मैं बड़ा कर दिया हूं और आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन है? लिखा है तिरुतक्कबेर, इलंगो अडिगल, सातनार या विशाखदस। शिल्पाधिकारम के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में, साउथ में, तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना हुई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ था, इसी शिल्पाधिकारम को माना जाता है। जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना की थी इलंगो एडिगल के द्वारा किया गया था। ये सभी लोग, यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। यह महाकाव्य न केवल कथनों की दृष्टि से जो है हृदय स्पर्शी है, परंतु इसमें जो है कविता है, संगीत है, नाटकीय तत्व भी इसमें है, और सुंदर वर्णों से भी परिपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरे संगम साहित्य में, याद रखिएगा, तीसरे संगम साहित्य में, संगम साहित्य में 3 महाकाव्यों, तीसरे संगम साहित्य में जो 3 महाकाव्यों की रचना की गई है, लिख लीजिए कि रचना की गई है, की गई, और सबसे इसमें क्या है, याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध जो गल्फ है वो शिल्पाधिकारम है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ यही कौन सा है? शिल्पाधिकारम है। याद रखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न का। सातवां प्रश्न भी देख लीजिए, सातवां प्रश्न आपके सामने आ गया। सातवां प्रश्न भी देख सकते हैं आप, सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है। सातवें को देखिए, सातवां कह रहा है कि रबतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने जीवन के अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, जहां नाना देवियों अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वो अधिकारी कौन था, बस ये पूछ रहा है। मोको नोजोको, औदागस, गणपति या सफर, बस यही आपसे पूछ रहा है कि भाई रबतक अभिलेख अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आप इसमें बताने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, चूंकि रबतक अभिलेख के अनुसार ये कहा गया है कि कनिष्क ने एक अधिकारी था जिसका नाम था सफर। क्या नाम था? सफर। ऑप्शन डी तो पहले से इसका सही जवाब है, और इसी ने आदेश भी दिया था स्थापित करने का। चूंकि काफिर का जो किला है, चूंकि काफिर का किला जो है नामक गांव में 1993 में चूंकि रबतक अभिलेख की खोज भी की गई है, और बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में लिखित इस अभिलेख का जो है प्रथम संपादक एवं अनुवाद जिसने किया है, वो कौन किया है? वो निकोलस सिम्स विलियम्स एवं जो है क्रिब ने किया था। खैर ये सब नहीं पूछेगा, बस आपसे नाम बस पूछा, और बस ये नाम आप सभी को जानना भी है। अगला प्रश्न पूछते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। आठवां प्रश्न है, बस 10 प्रश्नों का मैं सीरीज लेकर आया हूं, छोटा छोटा, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो और आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन को कर सकें। 8वां प्रश्न देख लीजिए ध्यान से कि अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमेल लेख अंकित है? पहला है मनसेहरा, दूसरा है गिरनार, तीसरा है कालसी, चौथा है धौली। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर ध्यान से आपने पढ़ा हुआ कालसी के बारे में,
तो अशोक का जो कालसी शिलालेख है उसके शीर्ष पर जो देखेंगे, गज मतलब हाथी की आकृति के उत्कीर्णन के साथ जो है गज में जो लेख है वो निकलते कहां पर है, कालसी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कालसी बेसिकली कहां पर है, उत्तराखंड में है, देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी खोज जो है कब की गई थी, 1860 में की थी। खोज कब हुई थी, 1860, 1860 में खोज हुई थी, याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुई थी, तो फॉरेस्ट महादेव ने किया था। किसने, फॉरेस्ट महादेव ने, फॉरेस्ट महादेव ने खोज किया, खोज। क्लियर है सबको, फॉरेस्ट महादेव ने इसे खोज किया, याद रखिएगा। और अशोक के कुल 14 प्रमुख शिलालेखों लेख जो है वो 10 स्थानों में से प्राप्त हुए हैं। और सनातनी शिलालेख अशोक के असल में सबसे नवीन शिलालेख है, याद रखिएगा। और 1989 में गुलबर्गा कर्नाटक में इसे खोजा गया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 9वां प्रश्न भी देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं और आराम से इस प्रश्न को करिए और बताइए कि 9वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 9वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अवंती जो है वो लिखा है चंड प्रकोप महासेन, दूसरा लिखा है मगध उदयन, तीसरा है कौशल प्रसेनचित, चौथा लक्षण अजात शत्रु। अब आपसे पूछ रहा है गलत का जवाब आप सभी को देना है। तो 9वें प्रश्न का जो गलत जवाब क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है कि भाई गलत का आप मुझे आंसर दे दीजिए। देखो भाई, अजात शत्रु कहाँ का राजा था, तो अजात शत्रु तो मगध का राजा था। ये तो बिल्कुल सही है अवंती। मगध उदयन सही है, कौशल ये भी सही है, लेकिन ये अजात शत्रु कहाँ का था, अजात शत्रु मगध का राजा था। तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। क्लियर सभी को। और इसी के काल में जो है राजगिर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था, याद रखिएगा। इसके पुत्र जो थे उदयन ने इसकी हत्या करके मगध का राजा बना और जिसने पाटलिपुत्र यानी नगर की स्थापना भी किया था। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे याद होना चाहिए। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां आज का लास्ट प्रश्न है और सही से जवाब दीजिएगा बिना गलती किए। इस प्रश्न का मुझे लगता है कि सभी लोग सही जवाब देंगे। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में कथनों को पढ़िए और बताइए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। सही का चयन कीजिए। केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है, और दोनों कथन सही है। लास्ट बताइए क्या होगा सही जवाब 10वें प्रश्न का, जो आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आपने महाजनपद को पढ़ा है तो महाजनपद में गणतंत्र भी आपने पढ़ा होगा। और महाजनपद काल के समय आप जानते भी है कि गणतंत्रों के जो समूची शक्ति थी वो जनजाति कुलीन तंत्र के हाथ में होती थी, जिसका स्वरूप क्या था, जाति हो चुका था। शक और लिच्छवी खास करके देखा जाए गणतंत्रों में शासक वर्ग एक कुल और एक ही वर्ग का होता था, जबकि राजतंत्रों में शासक वर्ग में अनेक वर्गों के लोग शामिल होते थे। महाजनपद काल के जो अधिकांश अगर आप देखें जनपद जो है हिमालय की तराई में स्थित है, जैसे अस्मक जनपद, अमसक जिसे अस्मक कहते हैं, कौशल हुआ, वज्जी हुआ, मल्ल हुआ, ये जितने भी है किसमें, तराई बेल्ट में ही है। तो इसका जो जो सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही प्रश्न आपसे उठा के पूछ दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी को कराए हैं, क्योंकि मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहा हूं, सीधे प्रश्न पे ही बात कर रहा हूं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों के स्वरूप को जानिए। क्योंकि ये भी प्रश्न महाजनपद, अगर 16 महाजनपदों को आपने देखा होगा, अगर महाजनपदों के कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा, तो आप इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खास करके यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में ये भी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। खैर, तो इसमें बस यही पूछा हुआ था, 2 स्टेटमेंट दे दिया था, और गणतंत्रों में शक्ति कुलीन के हाथों में थी और अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में स्थित है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।